ठीक है। हाँ, ये मैनुअल एफर्ट होती है, क्योंकि जब हमने मैंने भी इसको किया था तो हमने एक माइग्रेशन बना के डेवऑप्स टीम को दी थी और उन्होंने फिर उन सारे स्टेप्स को मानना बनाने थे। बट ये वन टाइम एफर्ट होती है, लाइक सर्विस कंपोजर्स क्रिएट नहीं होते, एक ही बार क्रिएट होते हैं, तो वन टाइम एफर्ट होती है, लेकिन रोज़ की एफर्ट होती है। अच्छा सर्वे अगर आपके पास डिफरेंट यूनिट है, आपने 6000 यूनिट्स को भी कहा था, अगर कोई यूनिट आपके पास सक्सेसफुल हो गया, जितना क्लाउड फंक्शन है वो 9 मिनट से ऊपर नहीं चलता ना, कोई यूनिट के लिए 9 मिनट एक्सीड कर जाए तो वहाँ पे आपकी लॉस में आ जाएगा, लेकिन जो प्रोडक्शन पे डेटा इंकंसिस्टेंट नहीं रहेगा। हाँ, डेटा कंसिस्टेंट नहीं रहेगा, तो उस केस के अंदर फिर कोई ऐसा नहीं कि वो आपका कोई भी यूनिट सक्सेसफुल ना हो और इसको आप पेशेंट को भी कर दो। अच्छा उस केस में ये होता है कि हमारे पास फाइल जो है वो फेल जोन की तरफ है। सो लेट्स से मुझे अपने लॉग से पता चलता है कि यार मेरी ईमेल फेल हुई है और मेरी ये फाइल में प्रोसेस नहीं हुआ, वो फाइल मेरी फेल जोन के अंदर चली गई। सो व्हाट आई विल डू इज कि मैं वापस जाऊंगा उस फेल जोन को फाइल पिक करूंगा और उनको वापस लैंडिंग जोन के अंदर कॉपी करूंगा, ताकि वो स्पेसिफिक चंक को फाइल दोबारा प्रोसेस करें, जो मेरा डेटा बेस हुआ है वो दोबारा करें। इसके लिए हम एक और क्लाउड फंक्शन नहीं लिख सकते कि वो वहाँ से डेटा उठाए पहले वाला जो है किसी टाइम पीरियड के बाद फिर आता है। हाँ, एक ये भी हो सकती है। इनफैक्ट हम मेरे पास एक ऐसी एग्जांपल भी है जिसमें हमारे पास जो है वो डेटा इस तरह मिस होता है, तो हमने किया कि अगर हमने उस क्लाउड फंक्शन को हर 6 घंटे बाद स्टेबल किया होगा तो वो लूप नहीं बना देगा, क्योंकि पहली मरतबा अगर उसने फेल किया है तो वो दोबारा जाएगा। वो डिफरेंट क्लाउड फंक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो लेट्स से मेरे पास 6000 फाइल थी, मेरे पास कोई 3 ऐसी फाइल थी जो नहीं प्रोसेस फॉर सम रीजन, ठीक है। अब इसमें ये भी हो सकता है कि आप वाली बात कि अगर वो क्लाउड फंक्शन नया बना देंगे, मे बी उस फाइल के अंदर ही कोई ऐसा इशू हो कि वो प्रोसेस ही ना हो पा रही हो, तो हम उसको दोबारा भी पास में प्रोसेस करते जाएं, तो इस केस में ना हमें मैनुअल एनालिसिस की जरूरत पड़ती है। तो इसीलिए मैंने आपसे फील्ड जोन की बात की थी कि हम उसको फील्ड जोन मूव करवा दें, जो डेवलपर है वो सबसे पहले जाकर फाइल से एनालिसिस करेंगे कि एक्चुअल इशू क्या है, आइदर फाइल का इशू है, आइदर हमें दोबारा रीप्रोसेस करवा लेना चाहिए, फिर जो भी स्टेप्स निकलते हैं फिर हम अकॉर्डिंगली फिर आगे कोऑर्डिनेट करें। अच्छा, अब आपका क्वेश्चन था एनवायरनमेंट वेरिएबल्स पे। जी सर। एनवायरनमेंट वेरिएबल, तो हम इसमें एनवायरनमेंट वेरिएबल हम एक बना के देख लेते हैं, हम उसको देखते हैं उसको एक्सेस किस तरह कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स से मैंने अपने एनवायरनमेंट वेरिएबल को नाम दिया ये वाला सोर्स बकेटिंग, और उसमें मैंने इसको एक वैल्यू सेट कर दी, ठीक है। इसी तरह मैंने एक और वेरिएबल ऐड किया और मैंने उसमें डेस्टिनेशन बकेटिंग का दे दिया और उसमें मैंने ये बकेट का नाम तो आप ये भी कह सकते हैं कुछ ऐसे क्लाइंट सीक्रेट्स जो कि हम अपने कोड में एक्सपोज ना करना चाह रहे हो, उसके लिए एनवायरनमेंट वेरिएबल्स में रख लेते हैं। एनवायरनमेंट वेरिएबल आप सीक्रेट रखेंगे तो कोई भी डेवलपर कोई भी कर सकते देख सकते हैं, कोई भी हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। उसके लिए भी हमारे पास सर्विस अवेलेबल है, उसके लिए उसके लिए भी सर्विस अवेलेबल है हमारे पास, तो उसके लिए। अच्छा, अब यहाँ से लेट्स से हमने ना मैंने एनवायरनमेंट वेरिएबल ऐड कर दिया, मैं आगे आपको बताता हूँ हम इसको यूज कोड में एक्चुअली इंस्टेंसेस, ठीक है सर। अब हम इसको नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद हमारे पास पूरा इंटरफेस खुल गया क्लाउड फंक्शन का, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास इसके डिफरेंट रन टाइम अवेलेबल है, आप चाहे नोड.js में कोड लिखें, आप नोड के अंदर कोड लिखें, जावा, डिफरेंट वर्जन अवेलेबल है पाइथन के भी। तो नॉर्मली हम पाइथन का स्टेबल वर्जन है वो 3.7 है, 3.7 हम सेलेक्ट करते हैं, जहाँ पे हम इसको कोई भी नाम दे देते हैं। अच्छा, एक ना रिकमेंडेड अप्रोच ये होती है कि आप अपने क्लाउड फंक्शन का जो नाम रखें ना वही नाम उसके एंट्री फंक्शन का रखें, ठीक है। तो एंट्री फंक्शन आपने AWS का लैम्बडा लिखा हुआ है, लैम्बडा का हमेशा मतलब एंट्री फंक्शन होता है हमारे पास, ठीक है। उस एंट्री फंक्शन से वो चीज़ ट्रिगर होती है, ठीक है। इवेंट बेस का हमारे पास ना बेसिकली पर्पस बेसिक कॉन्सेप्ट ये होता है कि इवेंट जब ट्रिगर होते हैं ना तो वो जब कोड एग्जीक्यूट करता है तो उस कोड का कोई एंट्री पॉइंट होता है, ठीक है। वो एंट्री पॉइंट हमें बताना पड़ता है। तो अगर आप मेरी स्क्रीन पे देखें तो टॉप राइट पे आपको नजर आएगा एंट्री पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे आपके एंट्री पॉइंट के फंक्शन का नाम देखिए हेलो GCS लिखा हुआ है, और नीचे जो फंक्शन डिफाइन हुआ उसका नाम भी हेलो GCS, तो ये आपका एंट्री फंक्शन है, ठीक है। हर दफ़ा हमें कोड करके लिखना पड़ता है, कभी इस तरह नहीं है GUI से हम उसके इंस्टेंट से इनपुट आउटपुट सेट करते हैं। नहीं, ये वन टाइम कोड आपको लिखना है, ठीक है। अब लेट्स से हम अच्छा इस तरह ना, क्योंकि अभी हमारे पास एक तरह का रन टाइम बन गया ना, तो अब इसमें हम जो लाइब्रेरीज यूज़ कर रहे हैं अभी हमें लाइब्रेरीज के वर्जन भी बताने पड़ेंगे, वो लाइब्रेरीज इंस्टॉल में। जैसे हम नॉर्मली पाइथन में डेवलपमेंट करते हैं, पिप इंस्टॉल करते हैं लाइब्रेरी, ठीक है, इंस्टॉल करते हैं तभी हम उसको यूज़ कर पाते हैं। इसी तरह हमें यहाँ भी लाइब्रेरीज बताने की जरूरत है, इंस्टॉल करनी पड़ती है, इंस्टॉल करेंगे हम requirement.txt में रख लेते हैं। requirement.txt में रखते हैं कि जब भी वो ट्रिगर होगा तो ऑटोमेटिकली उनको पिक कर लेगा। अगर कोई कस्टमर लाइब्रेरी को तभी अपलोड करना नहीं, वो
नहीं मतलब ये कह रहे हैं कि कोई ऐसी लाइब्रेरी जो जीसीपी में ना हो वो यूज कर सकते अगर हैं। हमारी लिखी हुई लाइब्रेरी उसके लिए लाइब्रेरी हो उसको फिर आप उसकी यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करेंगे। यहाँ पे देखेंगे प्लस का साइन नजर आ रहा है, प्लस के साइन से हम इसकी फाइल क्रिएट करेंगे। लेट्स से मैं क्रिएट करता हूँ टेस्ट डॉट फाइल, यहाँ इसको अच्छा नाम दे देते हैं लाइब्रेरी डॉट फाइल। ठीक है, आप आपकी लाइब्रेरी का कोड इसके अंदर इंपोर्ट कर लेंगे। ठीक है, और आप अपनी मेन डॉट फाइल के अंदर इंपोर्ट लाइब्रेरी करें और उसे फंक्शन में ठीक है। अच्छा एक ये चीज़ होगी, अब requirement.txt के अंदर मैंने इसको अपनी सारी वो बता दी कि यार आपने गूगल क्लाउड BigQuery की पाइथन की लाइब्रेरी यूज़ करनी है, आपने क्लाउड स्टोरेज यूज़ करनी है, आपने पांडास यूज़ करनी है, पायर करनी है, नंपाई, ये सारी लाइब्रेरीज ठीक है। अब अपने मेन डॉट पाई के फंक्शन के अंदर मैं आऊँगा और यहाँ पे आके मैं इन लाइब्रेरीज को अपने पास इंपोर्ट कर सकता हूँ। जैसे मैं लिखता हूँ फ्रॉम google.cloud import BigQuery, ठीक है, मैंने BigQuery लाइब्रेरी इंपोर्ट कर ली। इसी तरह फ्रॉम google.cloud import storage, ये मैंने इंपोर्ट कर ली गूगल क्लाउड स्टोरेज की लाइब्रेरी, ठीक हो गया। इसी तरह जो है वो अब अच्छा आप इन्वायरमेंट वेरिएबल्स हमने डिफाइन तो कर दिया, हम लोग इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को एक्सेस कैसे करें, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास लाइब्रेरी होती है OS की, ठीक है, OS की लाइब्रेरी होती है और उसके थ्रू जो है हम इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकते हैं। ये हमारे पास इसका फंक्शन होता है environment.get, ठीक है, ये बिल्ट-इन फंक्शन होता है और इसके अंदर उस वेरिएबल का नाम पास करेंगे तो हमने environment वेरिएबल का डिफाइन किया, तो उसकी जो भी हमने आगे वैल्यू डिफाइन की ना वो वैल्यू कर देगा, उस वैल्यू को हम अपने कोड के अंदर यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये मेन पॉइंट सॉर्ट ऑफ की वैल्यू पेयर है, जैसे डिक्शनरी होती है पाइथन, आप डिक्शनरी की की को एक्सेस करते हैं और उसकी वैल्यू सही क्लियर हो तो बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है। ठीक है जी, ये आपने पिक कर ली और मैंने इसके लैंग्वेज का नाम क्या रखा था वापस आया, मैंने चीज़ें की थी वो ओवरराइट हो गई, वो इस तरह से ओवरराइट हो गई क्योंकि मेरा फंक्शन डिफाइन नहीं हुआ। मैं प्रीवियस गया हूँ, जब मैं आ गया हूँ मैंने जो चीज़ें लिखी थी वो मेरी ओवरराइट हो गई, फिर मैं उसको वापस और जो मैंने की बनाई थी मैंने ये दो इन्वायरमेंट वेरिएबल्स डिक्लेयर किया। और हम ये इवेंट का वेरिएबल प्रिंट करवा दें, आप देख रहे कि इसमें दो चीज़ें पास हो रही हैं, इवेंट पास हो रहा है, कॉन्टेक्स्ट पास हो रहा है। ये मैंने आपको बताया था कि जब कोई इवेंट लॉन्च होता है तो इवेंट में हमारे पास मेटा डेटा अटैच होता है, तो इवेंट को हम प्रिंट करवा देते हैं, देखेंगे इसके अंदर किस तरह का मेटा डेटा है। अब हम इसको डिप्लॉय करते हैं और ये तकरीबन कोई 1 मिनट ले लेता है, 1 आधा मिनट ले लेता है डिप्लॉय। अच्छा, जब तक ये डिप्लॉय होता है तब तक हम देखते हैं कि हमने जो कॉन्फ़िगरेशन सेट की थी वो किस तरह बेसिकली इसमें पे होगा। तो अगर आप देखें कि ये क्लाउड फंक्शन का नाम आ गया, हमने इसको रीजन दिया था यूएस सेंट्रल, हमने इसका ट्रिगर कर दिया था ये बकेट डी, ठीक है, ये बकेट एज ट्रिगर इसके आगे। उसके बाद हमने इसको रन टाइम दिया था 3.7, मेमोरी हमने इसमें 8 GB एलोकेट की थी, हमने इसका जो एंट्री फंक्शन बताया था वो हेलो जीसीएस बताया था और ये इसकी लास्ट डिप्लॉयमेंट डेटा था। अब अगर आप मजीद इसके इंटरफेस के अंदर जाएं तो यहाँ पे आप इसकी सारी डिटेल्स, जनरल इन्फॉर्मेशन की सारी डिटेल्स नजर आ रही हैं। इसमें हम कुछ अपडेट करेंगे तो फिर लास्ट डिप्लॉयड इसकी ये जाएगी लास्ट डिप्लॉयमेंट, ठीक है, यहाँ पे आप देखिए लास्ट डिप्लॉय टाइम आ रहा है, इसका रीजन है, वो सारी चीज़ें जो हमने देखी थी वो यहाँ पे जनरल इन्फॉर्मेशन के अंदर आ रही है, ठीक है। इसी तरह सोर्स में आपके पास ये सोर्स कोड आ रहा होगा, वेरिएबल में हमने जो इसके इन्वायरमेंट वेरिएबल्स बनाए हैं वो आ रहे हैं और ट्रिगर में आप देखिए इसका बता रहा है कि यार फाइनलाइज क्रिएट का इवेंट पे लॉन्च होगा ये और इस बकेट टेबल्स को लिसन कर रहा है, ठीक है। अब हम जाके इस बकेट के अंदर फाइल अपलोड करके देखेंगे और देखेंगे ये फंक्शन किस तरह से है।
बकेट पे कोई चेंज अप्लाई होगी तो ये सारे बाकी में कोई ब्लॉक होगा ठीक है सारे क्लाउड फंक्शन है क्या लिस्ट जो क्लाउड फंक्शन वाला शेड्यूल हाँ आप लिस्ट कर सकते हैं वो जो अभी शो मुझे वो देखना है कि आपने कहा था ना कि एक हम लोग क्लाउड फंक्शन बनाएंगे जो राउटिंग पे यूज हो रहा हो कुछ हाँ वो भी दिखाते हैं। अच्छा ये हमारे क्लाउड फंक्शन फेल हुआ डिप्लॉय होने में फर्स्ट सबमिट है तो हम इसको देखते हैं इसके लिए क्या तो यहाँ पे इसके लॉक कपी और होते हैं हमारे पास सेम के इंपोर्ट का भी हमारे पास क्या है ओके हम इसको देखते हैं कि इसमें लाइब्रेरी का अच्छा अक्सर बार इसमें ये भी होता है कि लाइब्रेरी के जो वर्जन होते हैं ना उनका भी इशू होता है ठीक है हमारे पास लाइब्रेरी का वर्जन सपोर्टेड नहीं होता इस तरह की इशू बिजनेस है ठीक है इसमें आप एक वो डिफाइनिंग तो वो नंबर डिफाइन करने की जरूरत है ठीक है फिर मैंने यहाँ पे इसकी लाइब्रेरी डाल दी दोबारा जब मैं इसको दोबारा डिप्लॉय कर रहा हूँ तो बलिंग शो अच्छा इन द मीन टाइम जब तक ये फंक्शन डिप्लॉय होता है हम तब तक कॉन्फ़िगरेशन टेबल देख लेते हैं मैंने आपको बताया था कि हमारे पास इसमें सोर्स और टारगेट की इन्फॉर्मेशन होती है कि यहाँ से फाइल पिक करें यहाँ जाके कॉपी करें ठीक है वो हमें कॉन्फ़िगरेशन टेबल देते हैं अच्छा कॉन्फ़िगरेशन भी देखने से पहले मैंने आपको इसकी बिग क्वेरी की हायरार्की बताई राइट मैंने बताया था कि हमारे पास प्रोजेक्ट होता है विदिन वन प्रोजेक्ट हमारे पास डेटा सेट होता है डेटा सेट के टेबल होते हैं तो ये देखिए हमारे पास ये मेरे पास मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं डेवलपमेंट फाइल मेथड इसका इक्विवेलेंट यूए का प्रोजेक्ट भी है मेरे पास इसका इक्विवेलेंट यूडी का प्रोजेक्ट भी है ठीक है इसी तरह मैट्रिक्स फाइंडर डेवलपमेंट मैट्रिक्स फाइंडर यूए भी है मेरे पास मैट्रिक्स फाइंडर यूडी भी है और इस तरह प्रोजेक्ट भी है हर प्रोजेक्ट की इक्विवेलेंट मेरे पास हाई लेवल के प्रोजेक्ट है विदिन वन प्रोजेक्ट अगर आप देखें तो मेरे पास ये देखिए मल्टीपल डेटा सेट्स अवेलेबल हैं सारे डेटा सेट्स और विदिन वन डेटा सेट अगर मैं लेट्स से ये मेरा डेटा सेट ओपन कर लूँ इसके मेरे पास मल्टीपल टेबल्स अवेलेबल हैं और अगर हम कोई भी टेबल ओपन करें लेट्स से हम कोई वाला टेबल ओपन करते हैं लेट्स से ओपन कर लेते हैं तो ये टेबल हमारे पास वैसा ही टेबल है जैसे नॉर्मली रिलेशनल डेटाबेस का टेबल है वैसे ही इसके फील्ड्स के नेम एंड टाइप्स हैं इसके अंदर नल वैल्यू हो सकती है या नहीं हो सकती ठीक है नलेबल इसमें ना है ठीक है और इसके अगर हम डिटेल्स में आए तो इसके डिटेल्स में आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास इस टेबल का साइज है 8 GB इसकी नंबर ऑफ रोज आ रही पीरियड कब हुआ था लास्ट नोटिफाइड कब है और इस टेबल में मैंने आपको पार्टीशन का नंबर सेंटर है ठीक है इस टेबल को क्रिएट करते मैंने इनको बताया था इसकी कॉन्फ़िगरेशन में बताया था कि इस टेबल को आपने पार्टीशन करना है रिटर्न डेट के कॉलम और अच्छा रिटर्न डेट में भी ना मेरे पास कोई भी लिमिटेशन नहीं होती है कि आप कितनी पार्टीशन बना सकते हैं इसमें लिमिटेशन है क्योंकि लेट्स से आपके पास जो है वो 1985 से डेटा पड़ा है या 1970 तक से लेके आज तक का डेटा पड़ा है कोई भी एक आपके पास कोई ऐसा डेटा सेट ठीक है और उसके अंदर कितने ज़्यादा डेटा होगा कि मोर देन 4000 डेटा होगा ठीक है तो बिग क्वेरी में लिमिटेशन होती है कि आप 4000 पार्टीशन बना सकते हैं अब आप सोचें अगर आप इसको डेट पे पार्टीशन करते हैं तो आपकी 4000 वाली लिमिटेशन तो इजीली रीच हो ठीक है तो उस केस में बिग क्वेरी आपको ये ऑप्शन देता है कि आप बजाय से आप डेट एक डेट पे पार्टीशन करें आप मंथ लेवल पे पार्टीशन कर सकते हैं अब आप मंथ लेवल पे करेंगे तो ऑब्वियसली आपकी लिमिटेशन आप उसको इतनी जल्दी नहीं कर सकेंगे और अगर इवन मंथ लेवल पे भी आप रीच होगी तो आपको ईयर लेवल पे पार्टीशन कर सकते हैं तो मैंने यहाँ पे यही काम किया हुआ है कि इस कॉलम में अगर एक्चुअली पे डेट आ रही है लेकिन मैंने उसको बोला है कि आप इसमें से डेट पे पार्टीशन नहीं करें डेट में से मंथ निकाल के मंथ पे पार्टीशन करें ठीक है मंथ पे पार्टीशन करें ठीक तो यहाँ जो भी आप पैरामीटर मंथ डेट या जो भी दे देंगे और बस आपने लिखना है खुद ही पार्टीशन हम उसका एक सैंपल टेबल अभी क्रिएट भी करके देख लेते हैं उसका स्क्रिप्ट देख लेते हैं पूरा तो उससे आपको ना वो सेंटेंस वाइज अच्छा ये हमारा फंक्शन डिप्लॉय हो गया है जीसीपी टेस्ट ठीक है अब हमने हमारा मेन इसमें प्रेमिस किया था कि हम जो है ना ये बकेट उसमें फाइल जब जैसे ड्रॉप होगी तो फंक्शन ट्रिगर होना चाहिए तो हम इस चीज़ को भी टेस्ट इसका करके देख लेते हैं कि हम इसमें फाइल अपलोड करते हैं तो ये ट्रिगर होता है तो हम जाते हैं डेवलपर फाइल सैंडबॉक्स प्रोजेक्ट के अंदर ठीक है और यहाँ पे हम देखते हैं हमें कौन सी बकेट दी थी हमने दी थी डेवलपर फाइल सैंडबॉक्स बकेट तो यहाँ पे ये बकेट हमारे पास
ये वाली सब, ठीक है। अब इसमें हम कोई भी सैंपल फाइल अपलोड करके देख लेते हैं। लेट्स से मैं यहाँ से अपलोड फाइल करता हूँ और मैं ये वाली फाइल अपलोड कर लेता हूँ। ये फाइल अपलोड होगी, हम देखते हैं कि इसके लॉग से जाकर कोई फंक्शन ट्रिगर हो रही है। ये हमें बता रहा है कि इस फंक्शन की जो मेमोरी है उसका कोई सेकंड लास्ट हो गया सेकंड लास्ट लॉग होने लगेगा। ठीक है। इसमें कोई हमारे पास मेमोरी का कोई इशू आ रहा है एज पर लॉग्स, तो हम उस चीज़ को एक बार दोबारा देख लेते हैं। सो इसको सिंपल ऑटोमेशन और इसका जो बिल्ट इन टेम्पलेट है ना उसी को ही फॉलो करके हम कर सकते हैं। ये फंक्शन हमने दोबारा डिप्लॉय किया है। अच्छा, इन द मीन जब तक ये डिप्लॉय हो गया तब तक हम वापस BigQuery को कंटिन्यू कर लेते हैं। ठीक है, BigQuery में हम डिस्कस कर रहे थे टेबल्स का हमने स्ट्रक्चर देख लिया। ठीक है, उनकी डिटेल्स वगैरह देखी हैं कि विद इन वन डेटा सेट हमारे पास जो है वो मल्टीपल टेबल हो सकते हैं और उस टेबल में हमने पार्टीशन वाली चीज़ें देखी, तो उसमें हम मल्टीपल पार्टीशन कर सकते हैं डे पे GR पे। ठीक है, अच्छा एक ये चीज़ हो गई। उसके बाद थोड़ा सा इंटरफेस वाइज देख लेते हैं इन चीज़ों को जो हमने डिस्कस की हैं। आपको जो है वो अच्छा BigQuery में हमारे पास ना एक्सपोर्ट के भी ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। अगर आप BigQuery में से डेटा एक्सपोर्ट करना, जैसे आपको कोई किसी और डिपार्टमेंट का बंदा कहता है कि मुझे ना आज के दिन का सिर्फ एक डेटा CSV में निकालना है। ठीक है, तो आप सिंपली यहाँ पे एक क्वेरी लिखेंगे सिलेक्ट की और उस क्वेरी से जो भी डेटा आपको रिटर्न होगा, ठीक है, उस डेटा को आप यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट आप कर सकते हैं क्लाउड स्टोरेज के अंदर भी कर सकते हैं, आप उसकी CSV फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम लेट्स से इसमें से डेटा कॉपी करते हैं, स्टार भी करते हैं, हम 2-3 फॉर्मेट ऐड कर लेते हैं। अच्छा एक ये चीज़ को जब आप BigQuery लिखते हैं ना, तो BigQuery एक्चुअली मैं आपको बता दूँ कि जब आप एंटरप्राइज की बात करते हैं तो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स लोग जो है ना ये डेटा को नहीं कर रहे होते हैं और उनको कोई मतलब नहीं होता इस चीज़ से कि आपका कितना डेटा सही हो रहा है। ठीक है,
अल्टीमेटली आपकी जो कॉस्टिंग है वो फिट होती है। तो आप जब ये क्यूरी लिखते हैं तो आपको यहाँ पे ग्रीन में नज़र आ रहा है कि आपकी ये क्यूरी बता रहा है कि आप ये क्यूरी जब रन करेंगे तो आपका कितने MB का डेटा प्रोसेस हो। अभी मैंने इस पर देखिए पार्टीशन वाला क्लॉज लगाया हुआ है, मैं आपको बताया था कि हम पार्टीशनिंग करते हैं, मैंने पार्टीशन वाली चीज़ लगाई है तो ये कितना दे रहा है। लेकिन लेट से मेरी डेटा ये चीज़ हटा देता हूँ तो करेक्टली देखिए 3.9 GB हो गए। मतलब ये प्रोसेस कर एग्जीक्यूट करने से पहले बता दो एग्रीड करना है कि आपका डेटा स्कैन कितना होगा, क्योंकि आपकी जो इस पर बिलिंग हो रही होती है ना बिक्री, वो बेसिकली आपकी स्कैनिंग की बिलिंग हो रही होती है कि आपकी कितनी स्कैनिंग होगी डेटा, ठीक है। तो ये डायरेक्टली आप देखेंगे कितना ज़्यादा इसमें प्राइस में फर्क है। तो लेट से हम ये क्यूरी रन करते हैं। अच्छा, इसमें फिर हमारे पास एक ये भी ऑप्शन होता है कि लेट से आपने ये क्यूरी रन की और सेम क्यूरी जब आपको रिजल्ट आए ना इसके तो बिग क्यूरी क्या करता है, इनको कैश करके आपके पास कर देता है। और अगर आप सेम क्यूरी दोबारा रन करेंगे तो एक्चुअली में आपकी क्यूरी की कॉस्ट मिलेगी वो कैश में सबको रिजल्ट दे रहा होगा। तो अगर आप यहाँ पे देखें मोर के अंदर जाएँ और यहाँ पे क्यूरी सेटिंग में जाना, तो देखेंगे आपको कैश यूज कैश रिजल्ट का ऑप्शन चेक करना होगा, ठीक है। इट मीन्स कि आपको एक बार रिजल्ट से कैश करिए उसी से आपको रिटर्न करा डबल कॉस्टिंग नहीं आएगी, आपको कॉस्टिंग उसमें आप सेव होगा, ठीक है। अब लेट से आपने डेटा ये क्यूरी को रन किया, इसमें आपको डेटा रिटर्न किया। अब आप चाहते हैं कि बैकएंड पे कैलकुलेट जो कर रहा होगा कोई चला के देखता होगा। हाँ, अभी देखिए ना इसमें 4 आवर्स के लिए कर देता है। 24 बिग ने पूरी कॉम्प्लेक्सिटी हमसे हाइड की हुई है। अब हम इतनी बड़ी क्यूरी अगर 3.9 GB की रन करेंगे तो आपको क्या लगता है बिहाइंड द सीन एक मशीन पर रन नहीं होगी, ये बिहाइंड द सीन मल्टीपल मशीन पर रन होगी। तो अभी इसने एक मशीन में रन करके इसने कंप्यूटर टाइम बता दिया, ठीक है। हाँ, लेकिन जो बिहाइंड द सीन पूरी कॉम्प्लेक्सिटी उसमें खुद हाइड की है, वो आपको नहीं वो चीज़ मैं एक आइडिया लेना चाह रहा था कि बैकएंड में किस तरह कैलकुलेट बैकएंड पे ये होता है कि ये इवैल्यूएट करता है कि जैसे हमारे पास आपको अगर मैप रिड्यूस का आइडिया हो, वो जो बिग डेटा का हमारे पास पैराडाइम होता है मैप रिड्यूस, सही। तो ये बिहाइंड द सीन इवैल्यूएट करता है कि अच्छा ये क्यूरी है, इस क्यूरी ने कितना डेटा रिटर्न करना है, तो वो फिर ऑटोमेटिकली उस क्यूरी को अच्छा डिवाइड करता है मल्टीपल मशीन से। वो मल्टीपल मशीन अपना अपना काम करती हैं और एंड में रिजल्ट बन होते हैं आपके पास आउटपुट। या विद इन डेटा सेट भी रहकर ये आइडिया लगा सकता है कि डेटा सेट के अंदर इतनी रोज हैं और उस पे ये एग्जैक्टली प्रोवाइड किए हुए प्रिडिक्टिव हैं। मॉडल्स बनाए हुए होंगे उन्होंने, इसकी अच्छी एक्यूरेसी होगी भी है। आई बिलीव यही हो कर सकते हैं कि इस डेटा सेट के अंदर इतनी रोज है और इसके अकॉर्डिंग ये चीज लगी हुई है तो इस पे approx इतनी इस पे cost सारी है। लगना चाहिए। और ये एग्जैक्टली होती है ऑब्वियसली Approx ही होती है, approx ही होती है। ठीक है। अब ये देखिए जैसे अब हमने क्यूरी रन की है तो मैं आपको इसकी एग्जांपल भी देता हूँ कि बिहाइंड द सीन हमारे पास क्यूरी का जो प्लान जनरेट होता है वो क्या होता है। अब हमने क्यूरी रन की है, मैं क्यूरी की हिस्ट्री में जाता हूँ और यहाँ से मैं सेम भी रिट्रीव करता हूँ जो मैंने रन किया। अगर आप देखें यहाँ पे एग्जीक्यूशन डिटेल्स के अंदर तो यहाँ पे देखिए पूरा का पूरा आपको क्यूरी प्लान नजर आ रहा है, ठीक है। ये मेरा पूरा क्यूरी प्लान किस तरह किस तरह हुआ, मेरा 2.01 MB का डेटा प्रोसेस हुआ, इनपुट में मेरे पास वेट में इतना टाइम लगा, रीड में इतना टाइम लगा, कंप्यूट कितना वो राइट करना होगा, ठीक है। तो बिहाइंड द सीन्स ने मल्टीपल क्यूरी को डिवाइड किया, मल्टीपल मशीन्स पे मल्टीपल मशीन अपना काम करके अपने रिजल्ट्स को मर्ज करके मुझे वेरी नाइस।